सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आई अज्यूम कि आपकी कैट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। रिवीजन सीरीज भी लगातार चल रही है। आज पार्ट नंबर 31 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में ऑनेस्ट कमेंट जरूर करना कि भाई फायदा पहुंचा नहीं पहुंच रहा। मॉक्स में और कैट में आपको जरूर दिखना चाहिए फायदा। ये जो भी फीडबैक्स है आपके, जो भी वैसे सजेशन है, मैं मानता जरूर हूँ, कोशिश करता हूँ जो भी टॉपिक्स आप चाहते कवर हो, आई ट्राई टू इंक्लूड दैट जितना हो पाता है। बट ऑनेस्ट फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में आते रहना चाहिए सो दैट आई कैन इंप्रूव माई कॉन्टेंट रेगुलरली। चलिए शुरू करते हैं एक टॉपिक जो कि अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस या सीक्वेंशियल सीरीज जो बोलते हैं। मेरा एम है कि इस क्लास में मैं थ्योरी जल्दी से करवा दूंगा। कुछ सिंपल से फॉर्मूले थे, ज़्यादा कुछ खास इस चैप्टर में नहीं है। सिंपल और इंपॉर्टेंट भी है। और कई बार थोड़ा फियर रहता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थोड़ा कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट स्टिल दे आर वेरी मच डूएबल, विल सी दैट। ठीक है, तो पहले इस क्लास में फॉर्मूले देखते हैं और एप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो कहानी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रेशंस तीन तरह के होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। तो पहले एपी से स्टार्ट करते हैं। स्पीड से फॉर्मूले कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना ताकि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करें हम लोग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इस प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुकेटिव टर्म्स इज सेम। मतलब दो लगातार टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है। एग्जाम्पल देख लो, इधर लिख देता हूं। जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये चलता रहेगा। इसमें किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स या कॉन्जुकेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है। 3 का डिफरेंस यहां पे आ रहा है। ये होता है एपी। ठीक है, अब चलो जनरल टर्म में लिख लेते हैं ताकि हम लोग फॉर्मुलेज लिख पाए। तो सबसे पहले हमको चाहिए फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये ए हो गया और कॉमन डिफरेंस डी मानते हैं। उसको ऐड करते जाना तो आपको अगले टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिलते जाएंगे। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गया? ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, इस तरह चलता रहेगा। अब हमें तीनों प्रोग्रेशन में जो चीज देखनी है वो ये है कि उस प्रोग्रेशन में nth टर्म कौन सा होगा, मतलब 7 टर्म, 10th टर्म, 15 टर्म, उस तरह से। और n टर्म्स तक का सम कितना होगा। हमें दो चीजों पे नजर रखनी है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे nth टर्म मतलब tn कितना होगा। सिंपल है। एपी के पहले टर्म में देखिएगा आप, डी एक बार भी नहीं है, दूसरे में एक बार है, तीसरे में 2 बार है, चौथे में 3 बार है। तो nth टर्म में एक कम करना पड़ेगा आपको, तो n-1 हो जाएगा और डी आ गया बस। दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। ए प्लस n-1 इंटू डी, बढ़िया। और nth टर्म तक का सम कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत कॉमन फॉर्मूला, कई बार पढ़ा होगा अपने स्कूल में भी और प्रिपरेशन में भी अभी। पर प्लीज कंफ्यूजन मत रखना, क्लियर रखना, एक बार लिख के भी देख लेना ताकि डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमने ए और एन के और डी के टर्म में लिख दिए। यहां पे क्या है? एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, जैसे पहले 10 टर्म्स का सम चाहिए तो एन को 10 लिख दोगे आप। ठीक है, ए हमारा क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म इस पूरी कहानी में, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये तो बात समझ में आ जाती है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। पर कई बार इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म इस्तेमाल होता है जिसमें फॉर्मूला सेम है, बस थोड़े हम टर्म्स को मॉडिफाई करते हैं। कैसे देखिएगा, इज इक्वल टू n/2। यहां पे देखिए, अगर मैं n/2 लिख के दोनों ए को अलग कर देता हूं, a प्लस n-1 इंटू डी, तो ध्यान दीजिएगा ये तो फर्स्ट टर्म हो गया और ये nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हो गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, t1 प्लस tn। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड फॉर्म है ये। तो बताइए क्या सम होगा यहां पे एपी का? n/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। होगी बात क्लियर? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी भी एपी को जैसे हमने दे दिया, जैसे यहीं पे दिया था 2, 5, फिर ये कितना था अपना 8, 11, 14, 17, 20, ये चल रहा था पूरा। ठीक है, अब मान लो इसी का सम निकालना होता आपको, ये जितने भी टर्म है यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स है, इनका सम कितना होता? 7/2। फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, 2 प्लस 20 कर देते हैं आप, तो 22/2 11, मतलब आपका आंसर 77 हो जाता है। आप सीधे भी ऐड करो इतना ही आएगा आपका। कैसे कर लो, ये देखो 37 हो गया, 47, 51, 61, 62, 70 और 77। होगी बात क्लियर? या फिर आप इस वाले से भी निकाल सकते थे। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे बोल रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करना,
और आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है तो दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना। दूसरा वाला भी पता होना चाहिए आपको। कई बार पता है हम लोग गलती ये करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं, हमें क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है तो हम पहले ए और डी निकालते हैं, जरूरत ही नहीं है, सीधे पुट करो आंसर आ जाएगा। और बाहर n/2, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, सिंपल। ठीक है, तो एपी में कहानी क्लियर होगी। अब जीपी की बात कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी एडिशन फॉर्म में चलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में चलता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहां पे ये प्रोग्रेशंस में जो दो कंजुगेटिव टर्म्स है, लगातार टर्म्स हैं, उनका रेशियो सेम होता है, उनका रेशियो सेम होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अब यहां पे ध्यान दो, 3 है, 6, ठीक है, 12, 24, 48, ये पूरी कहानी देख लो। इन दोनों का रेशियो 2 है, इनका भी रेशियो 2 है, इनका भी 2 है, इनका भी 2 है। किन्हीं भी दो टर्म्स का रेशियो सेम है, मतलब कि कोई कॉमन चीज मल्टीप्लाई करके आपको अगले टर्म्स मिलते जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव नॉट एडिशन, बस यही फर्क होता है। क्लियर है बात? तो जैसे आपने इंटू 2 किया तो ये मिल गया, इंटू 2 पे ये मिल गया, आपको इंटू 2 करते जो कहानी थी, अगला 96 बन जाएगा आपको इस तरह। ठीक है, तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है ना? अब इसको जनरल टर्म में कैसे लिखोगे आप? हम फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, अब यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो होगा जो कि मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपको अगले हर टर्म मिलते जाएंगे। तो ए, अगला टर्म कॉमन रेशियो आर मान लो, मल्टीप्लाई करो ए आर, अगला ए आर स्क्वायर, ये कहानी चलती रहेगी। यहां पे ए है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, और आर है कॉमन रेशियो, आर है कॉमन रेशियो, ठीक है। अब यहां पे पहली चीज जो हम देखना चाहेंगे कि हमारा nth टर्म क्या है, बहुत सिंपल है। पहले टर्म में आर नहीं आ रहा, ए तो सब में आ रहा है, दूसरे टर्म में आर एक बार आ रहा है, तीसरे में 2 बार आ रहा है, तो nth वाले में एक कम करना पड़ेगा तो n-1 हो जाएगा। आगे आपका आंसर a r⁻n - 1। ठीक, जैसे 10th टर्म क्या होता है, a इंटू r⁹ इस तरह से कहानी चलती रहेगी। और अगला फॉर्मूला n टर्म्स का सम चाहिए हमको, तो यहां पे a यहां पे आ गया, r⁻n-1 अपॉन r-1। कई बार इस फॉर्मूले में आप देखते होंगे कि 1 मतलब इसमें कई बार दो दो फॉर्मूले दिए होते हैं कि जब r 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला, और जब 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बेसिकली फर्क कुछ नहीं है, जब r 1 से छोटा होगा तो फिर उसकी कोई भी पावर 1 से छोटी होगी। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि -1 करने पर चीज नेगेटिव हो जाएगी, पर वो नीचे भी नेगेटिव होगी तो माइनस कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए ना 1 माइनस के फॉर्म में दोनों तरफ लिख देते हैं ताकि माइनस वाली चीज ना आए, पर टेक्निकली फॉर्मूले में कुछ फर्क नहीं है, तो आप एक ही याद करो, उस कॉम्प्लेक्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? चले, तो ये हो गया, यहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म है और आर है कॉमन रेशियो। ध्यान रखना, बिल्कुल भी माइनर लेवल पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एपी की तरह यहां पर भी सम का एक और फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की फॉर्म में बिल्कुल आएगा। कैसे, देख लीजिए, ए को अंदर ले जाते हैं तो देखिए ए आर की पावर एन बनेगा, एक आर को मैं मल्टीप्लाई करके अलग लिख रहा हूं मतलब, और ये बन गया ए आर की पावर n-1। चीज वही है जब ये अंदर जाएगा, पर आर को थोड़ा अलग से लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करते हुए, माइनस ए हो गया और ये नीचे हो गया r-1। तो यहां पे n टर्म का सम कितना हो गया देख लीजिए आप, r इज द कॉमन रेशियो, ब्रैकेट में देखो nth टर्म दिख गया आपको लास्ट टर्म, माइनस ए क्या है फर्स्ट टर्म, अपॉन r-1। वही बात क्लियर? तो n टर्म का सम कितना है, कॉमन रेशियो इंटू लास्ट टर्म माइनस ये फर्स्ट टर्म अपॉन r-1, बस सिंपल। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। तो अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म की बातें कर रहा है तो आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना चाहिए, और अगर कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो पहला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। दोनों फॉर्मूले एक ही चीज है, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट गिवन इन द इक्वेशन यू विल अप्लाई ईदर ऑफ द टू फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो भाई, यहां पे एक और फॉर्मूला आता है, इनफाइनाइट जीपी विथ कॉमन रेशियो लेस देन 1। तो ऐसी सीरीज, फॉर एग्जाम्पल 1, 1/2, 1/4, 1/8, यहां पे कॉमन रेशियो 1/2 है आपका। जब भी कॉमन रेशियो 1/2 होता है ना, तो हर अगला 1/2 या 1/3 मतलब 1 से छोटा, 1/3, 1/7, इस तरह से 2/7, तो हर अगला टर्म पिछले वाले से और छोटा होता जाता है। तो जैसे ही हम इनफाइनाइट पे जाएंगे तो इनफाइनाइट टर्म इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा कि हम उसे इग्नोर कर सकते हैं या उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसलिए डिस्पाइट बीइंग इनफाइनाइट जीपी, मतलब टर्म्स इनफाइनाइट है यहां पर कॉमन रेशियो क्योंकि 1 से छोटा है, उस कारण से हम इसके सम के क्लोज वैल्यू तक पहुंच सकते हैं और उसको आंसर मान सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं, ये जो आपने पढ़ा है, वो इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशियो लेस देन 1। नॉट भाई, जिसमें कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो गया उसमें इनफाइनाइट का सम तो इनफाइनाइट होगा, पर कॉमन रेशियो 1 से छोटा हुआ उस केस में आंसर आता है। बस वही बताना था आपको। ठीक है, सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? लेट अस सी दैट फॉर्मूला। इसको मैं एस इनफाइनाइट बोल देता हूं। एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। मतलब कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्लियर बात? अब यहां देखोगे आप, जब आर 1 से छोटा है और एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, तो जो भी फैक्टर 1 से छोटा होता है उस पर इन्फिनिट पावर, जैसे 1/2 के ऊपर इन्फिनिट कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो। तो ये टर्म गायब हो जाता है। तो ए बचा, ऊपर -1 बचा, नीचे आर माइनस वन बचा। तो -1 को नीचे ले जाओ तो ए ऊपर बचा, यहाँ पे 1 माइनस आर हो गया। तो टेंडिंग जब लिमिट्स इंफिनिटी की तरफ जाती है तो सिंपल सा एक फंडा लगाना होता है। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट मैंने बता दिया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, एक बहुत फेवरेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान रखना उसका। बड़ा ही मजेदार सवाल और काफी कॉमन सवाल है। बॉल, जैसे आप जब खेलते हो तो बॉल जब फेंकते हो तो सवाल क्या होता है, भैया आपने इस साइड से बॉल को फेंक दिया। हर बार जमीन पे बाउंस करने पर बॉल, मान लीजिए पिछली बार से 3/4 हाइट पे जाती है, तो बॉल ये फेंकी आपने, ये 3/4 हाइट तक गई, फिर वापस आ जाएगी, फिर इसका 3/4 हो जाएगा, फिर वापस आ गई। ठीक है, तो ऐसे केस में हर अगला डिस्टेंस पिछले वाले का 3/4 होता जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट, और इनफाइनाइट बार बॉल बाउंस करेगी, और बिल्कुल एंड वाले बाउंसेस इनफाइनाइट वाले तो आप बिल्कुल जीरो मान सकते हो। इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यहां पे दो बातें ध्यान रखना बस। पहली बात, इन सारे डिस्टेंसेस का डबल होगा क्योंकि ऊपर जाके वापस भी आ रहा है, और पहले डिस्टेंस का डबल नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि पहला डिस्टेंस h ले लेना, सिंपल। अगले में 3h/4 हो जाएगा और इसको डबल कर देना। अगला क्या हो जाएगा? डबल तो करना ही है। अब जो h है आपका, ठीक है, अब h को तो बाहर निकाल लेते हैं। 3/4 एक और आएगा तो इसका स्क्वायर कर देना। अगला टर्म क्या हो जाएगा? डबल तो होना ही है। 3/4 एक और आने वाला है, क्यूब हो जाएगा, h तो वैसा का वैसा रहेगा। तो 3/4 आते रहेंगे, पर पहले टर्म में 3/4 मत लगा देना, और ना ही वो डबल होगा। पहला ये डबल नहीं होगा, ध्यान रखना। आपने बॉल फेंका, ऊपर से फेंक के स्टार्ट कर रहे हो आप, तो उसका डबल मत कर देना, बाकी का डबल करना। तो छोटा सा चीज है, इसमें कई बार गड़बड़ कर देते हैं हम लोग कैलकुलेशन में, थोड़ा केयरफुली लगाना। भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ गए ना कि डबलिंग यहां से शुरू करना, ठीक, और इसको ये सिंपल एच ही रहेगा। तो कैलकुलेशन जैसे भी करना है देख लीजिए। मैं तो यहां से शुरू करता हूँ सेकंड वाले से, इसको बाद में ऐड कर देता हूँ। बाद में ऐड करना भूलना मत, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई लोग इसी को 2h कर देते हैं, डोंट डू दैट, दैट विल बी मिस्टेक। जस्ट बी केयरफुल, बाकी क्वेश्चन सिंपल होता है। ठीक है, तो जीपी पूरा। आखिरी की बात कर लेते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एडिशन फॉर्म में चलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में चलता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन रेसिप्रोकल फॉर्म में चलता है। ये रेसिप्रोकेटिव प्रोग्रेशन होता है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जब भी आपकी एपी बनती है, तो अगर आप एपी के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ले दो, जैसे 1 के फॉर्म में कर दो, तो फिर जो प्रोग्रेशन बनता है उसको एचपी बोलते हैं। तो बेसिकली जब भी आपके पास एचपी होता है, एचपी का रेसिप्रोकल करने पर आपको एपी मिल जाता है, बस। तो एपी इज अ रेसिप्रोकल सीरीज ऑफ, सॉरी, एचपी इज अ रेसिप्रोकल सीरीज ऑफ एपी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो एचपी में जितने भी टर्म्स हैं आपके, वो एचपी तब कहलाएंगे जब उन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल लेने पर एपी बन जाएगा। या फिर एपी दिया है, उसके टर्म्स रेसिप्रोकल कर दो तो एचपी मिल जाएगा। जिस भी तरह से बोलना है बोल सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, जैसे कि 2, 5, 8, 11, ये एपी था आपका। एचपी क्या होगा? 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 एंड सो ऑन। अब अगर मान लो आपको एचपी दे तो क्वेश्चन कैसे करना चाहिए? बहुत सिंपल। मान लो आपको दिया है एग्जांपल, मान लो कि भाई एचपी में 7th टर्म इतना है, 10th टर्म इतना है, तो मान लो 18 टर्म कौन सा होगा? बहुत सिंपल। पहले आप 7th और 10th टर्म को रेसिप्रोकल कर दो तो आपको एपी मिल गया। सवाल में तो एचपी है तो आपको एपी मिल गया। ये कितना हो जाएगा? a प्लस 6d रेसिप्रोकल करने के बाद, और ये a प्लस 9d। इन दोनों से आप a और d की वैल्यू निकाल लीजिए और उस एपी का 18 टर्म निकाल लीजिए।
आंसर वो नहीं होगा, आपको एक बार और पलटना पड़ेगा, उसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, बस आगे आंसर। तो इनिशियल गिवन वैल्यूज को पहले रेसिप्रोकल कर लीजिए, एपी लगाओ, आंसर निकालो, पर उस आंसर को दोबारा एचपी में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा रेसिप्रोकल करना मत भूलना। बस ये गलती, कई बार लोग एंड में रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं, डोंट डू दैट, बाकी सिंपल है। तो एपी के फॉर्मूले हमें एचपी में सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे तीनों प्रोग्रेशन के फॉर्मूले। छोटी सी बात इसमें और रहती है, वो देख लीजिए, मीन्स। ठीक है, मीन्स तीन तरह के होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, देखो मैं काम करता हूं, आपको दो नंबर्स के लिए बताता हूं आपको, या ज्यादा के लिए भी ले लेते हैं। मान लो हमारे नंबर्स हैं A1 A2 इस तरह से AN तक है। इन n टर्म्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपने एक शब्द याद किया होगा, एवरेज। एवरेज मतलब पता है क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। जीएम और एचएम का मतलब एवरेज नहीं होता। तो जब भी हम मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में, एएम में जो चैप्टर होता है ना, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, उसमें जो एवरेज पढ़ते हैं ना, वो एएम होता है। क्योंकि मीन तो दो, तो एवरेज इज नॉट इक्वल टू मीन, क्योंकि मीन तो तीन तरह का होता है, उसमें जो एएम होता है उसको एवरेज बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलो हो गया। जीएम क्या होगा? जैसे एएम आपने एडिशन फॉर्म से निकाला, जीएम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म से निकलेगा। पहले आप सारे एन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उनका nth रूट ले लो, जीएम आ गया। और एचएम कैसे आएगा? रेसिप्रोकल फॉर्म में। कैसे? देखो ध्यान से देखना, यहां पे ये रहे आपके टर्म। देखो एचएम कैसे निकाल रहा हूं, थोड़ा आपको एचपी का आइडिया पता चलेगा कैसे सॉल्व करता है, तो थोड़ा उसका भी रिवीजन हो जाएगा। पहले आपको ये टर्म्स दिए हैं, अब ये टर्म किस में है? इनका हमको एचएम निकालना है, तो पहले मैं इनको उल्टा कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं इनको एपी की तरह डील कर सकता हूं। तो इनका एएम कितना होगा? ऐड कर दो और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये निकाल दिया आपने। क्या ये आपका आंसर है, या फिर दोबारा एक बार और पलटना पड़ेगा? दोबारा एक बार और पलटना पड़ेगा आपको। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? एन, 1/A1, 1/A2, 1/AN, बस ये आंसर। तो इसको एंड में भी रेसिप्रोकल लेना मत भूलिए। एक बात मैं और बता दूं फ्रेंड्स आपको, हम जब निकालते हैं हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ये सब चीजें, तो बी वेरी केयरफुल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे किन्हीं भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स का अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो उन नंबर्स का एपी में होना जरूरी नहीं है। आप एम तो किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स का निकाल सकते हो। ठीक है, उसी तरह से जैसे 1, 7, 8, 11, ये रैंडम चार नंबर्स हैं, आप इनका एम, जीएम, एचएम कुछ भी निकाल सकते हो। तो उस चीज को निकालने के लिए उसका एपी, जीपी या एचपी होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, पर हाँ एक बात और बनती है यहां पे, एम के लिए बताऊंगा आपको, हम किन्हीं भी नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, एपी का भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर एपी है तो एक फायदा है कि फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे? इधर देखो, मान लो ये सारे टर्म एपी में होते हैं, तो ऊपर तो सम ऑफ टर्म्स है ना? तो कैसे लिखते हैं सम ऑफ टर्म्स को? फॉर्मूला पता है ना, n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अपॉन नीचे n लिख दो आप, ये n। तो n से n कैंसिल हो गया, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, आप किसी भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स का एएम निकाल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला ऊपर लिखा है। पर अगर वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स एपी है, तो एक स्पेशल फॉर्मूला आपके पास आ सकता है। वो कौन सा? आप सबको ऐड मत करो, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर देना, काम खत्म। क्लियर? तो आई थिंक ये जो माइनर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन है, ये होना चाहिए, और आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है? चलो भाई, अब एक सिंपल सा काम कर देते हैं कि अगर मेरे पास n नहीं, सिर्फ दो नंबर होते, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी, तो उनका एम कितना होता? a प्लस बी बाई 2। उनका जीएम कितना होता? a इंटू बी, और सेकेंड रूट लेते हैं आप, सेकेंड रूट मतलब रूट ए बी, स्क्वायर रूट लिए, दो टर्म्स हैं यहाँ पे। तीन टर्म्स में क्या लेते हैं आप? ए बी सी मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूब रूट ले लेते हैं। अपन तो दो की बात कर रहे हैं। और उनका एचएम क्या होता? ऊपर n2 आ गया, नीचे क्या आएगा? 1/a प्लस 1/b। ए बी एलसीएम लो तो ऊपर चला जाएगा और नीचे a प्लस बी रह जाएगा। तो समझ गया, दो टर्म्स में एम होता है a प्लस बी बाई 2, जीएम होता है रूट ए बी, और एचएम होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे पता है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है एचएम का, अगर आपको याद हो। अगर कोई इंसान ए से बी जा रहा है और बिना रुके फिर बी से वापस आ रहा है टीएसडी में, ठीक है, तो उसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होती है?
अगर जाते वक्त मान लो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त है 30 किलोमीटर पर आवर, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होती है? 20 + 30/2 नहीं होता, नॉट AM, HM। क्लियर? क्यों होता है देखो, व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जाने की स्पीड A मान लो, आने की स्पीड B मान लो, डिस्टेंस D मान लो, तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 2D। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर रहे हैं। टोटल टाइम कितना होगा? जाने का टाइम कितना होता है? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन जाने की स्पीड A, प्लस आने का टाइम कितना होगा? D/B। D कैंसिल हो गए आपके, 2 ऊपर आया, नीचे 1/A प्लस 1/B। ये कौन सा मीन होता है फ्रेंड्स? अरिथमेटिक या हार्मोनिक? हार्मोनिक। तो TSD के इस सवाल के लिए ना, तो 20/30 में आपका आंसर क्या बनेगा? 2 × 20 × 30/20 मतलब 50। तो कितना हो जाएगा? 4 कर लो, तो एक सेकेंड, 24 आंसर हो गया। तो जाने की 20, आने की 30, आंसर 25 नहीं, कई लोग 20 में मार्क कर देते, 24 होगा। नॉट अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो एप्लीकेशन भी है इनके। और इनइक्वालिटी में भी आपको याद होगा, AM इज मोर देन इक्वल टू GM इज मोर देन इक्वल टू HM। अगर नंबर सारे बराबर हो जाए तो इक्वालिटी भी मेंटेन होती है, बराबर ना रहे तो AM सबसे बड़ा, फिर GM और फिर HM। इसका भी इनइक्वालिटी में यूज होता है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके। ठीक है, क्लियर है बात? तो फ्रेंड्स ये था प्रोग्रेशन की पूरी थ्योरी एक ही क्लास में। ठीक है, अब अगले में अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, फॉर्मूले की अपनी काफी इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट की अपनी काफी इंपॉर्टेंस है, पर अप्लाई करने पर कहानी क्या बनती है, विल ट्राई टू सी दैट। ठीक है, कहां सीधे फॉर्म लग रहा है, थोड़ा भी घुमा रहा है तो किस तरह से घुमा रहा है, कितना मुश्किल सवाल बन रहा है, विल सी दैट। ठीक है, तो ये वीडियो यहां पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में विल सी द एप्लीकेशन ऑफ हाउ टू सॉल्व और कन्वर्ट द क्वेश्चंस ऑफ प्रोग्रेशंस, और किस तरह से इंश्योर करें कि क्वेश्चन सारे सही हो जाए। तो वो एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब, बेल आइकन आप जानते ही हैं, और कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सवाल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।